अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लेक्चर 1। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड और इसके जितने भी मज़ीद रिलेवेंट प्रोविजंस हैं इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील किससे करता है कि जितनी भी आपकी ख़रीदो फरोख्त है उससे रिलेटेड जितने भी आपके रेलेवेंट प्रोविजन है, कौन सा सूट फाइल होगा, कौन सा सूट फाइल नहीं होगा, और जो है अनपेड सेलर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ पर डिफाइंड है, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं गुड्स के एक बायर और एक सेलर के दरमियान में, उसके बारे में रिलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है एक पार्ट था किसका। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसका ये पार्ट था। उसके बाद 1930 को इसको जो है सेपरेट कर दिया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का इसको नाम दिया गया। अब यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 किसी भी एक्ट का होता है क्या है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। दिस एक्ट में बी कॉल्ड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और इंडिया का जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो सेम ही है। उसके अलावा इट शैल केम इनटू फोर्स फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 डेफिनेटली डेफिनेशंस क्लासेस के बारे में बताता है। अब डेफिनेशंस के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पूरे के पूरे एक्ट के अंदर एप्लीकेबल होंगे, वो कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो है हमारे पास जैसे कि सेलर क्या है, बायर क्या है, गुड्स की डेफिनेशन क्या है, उसके अलावा जो है आपके पास प्राइस, प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ गुड्स एक्सवाइजेड, इन सारों को क्लियर करते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो सेक्शंस है वो 64 सेक्शंस हैं इसके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब क्लास 1 बायर। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स। बायर मीन्स अ पर्सन, कोई भी शख्स जो एग्री करे बाय करने के लिए कोई भी गुड्स, उसे कहते हैं बायर। उसके बाद है डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कोई भी शख्स वॉलेंटरली अगर कोई भी गुड्स ट्रांसफर करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तो उसको कहा जाता है डिलीवरी। उसके बाद है गुड्स टू बी सेड टू बी डिलीवर्ड डिलीवरेबल स्टेट when they are in such a state that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them। कोई भी गुड्स जब एक बायर बाउंड हो जाए उस डिलीवरी को हासिल करने के लिए, उसे कहा जाता है गुड्स आर सेड टू बी डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब ये होता है कि जब आपका बायर बाउंड हो जाए उस गुड्स को लेने के लिए। उसके बाद एक गुड्स आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स इंक्लूड्स एनी बिल ऑफ लेडिंग और एक्सवाइजेड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सेक्शन नंबर सब सेक्शन 5 है फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। फॉल्ट मतलब कि कोई भी शख्स अगर बायर है या फिर जो है आपके पास सेलर है, कोई भी फॉल्ट करे, डिफॉल्ट करे या फिर रॉन्गफुल एक्ट करे, उसे कहा जाता है फॉल्ट। उसके बाद है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? फ्यूचर गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो कि इन फ्यूचर आप जो है जिसकी आप उसको कहें कि मैं आपको ये गुड्स जो है सेल करूँगा और वो एट द प्रेजेंट टाइम अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि मैं विद इन फ्यू डेज़ उसको बना लूँगा, विद इन फ्यू डेज़ उसको कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूँगा, तो उसको कहा जाता है फ्यूचर गुड्स। उसके बाद है गुड्स। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एक्शनेबल क्लेम ऑफ मनी। देखें, गुड्स के अंदर सारी की सारी इसने चीज़ें बता दी कि गुड्स के अंदर ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगी एक्सेप्ट मनी, क्योंकि मनी गुड्स के अंदर काउंट नहीं होती। उसके बाद सब सेक्शन 8 अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन सा होता है? इंसॉल्वेंट मीन्स सीकीज टू पे हिज डेब्ट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जिस शख्स का दिवालिया निकल जाए, दिवालिया मीन्स बैंक करप्ट शख्स हो जाए, कोई ऐसा शख्स जिसके पास वो ये कह सके कि मेरे पास मेरे अपने कपड़े भी मेरे जाती नहीं है, उसे कहा जाता है आपका इंसॉल्वेंट। उसके बाद है मर्चेंटाइल एजेंट। मर्चेंटाइल एजेंट कौन होता है? हैविंग द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज सच एजेंट अथोराइज टू सेल गुड्स। मर्चेंटाइल एजेंट वो होता है जो कि सेलर और बायर के बीच में एक रोल प्ले करता है। सेलर है, बायर है, उसके बीच में एक जो है एक ऐसा शख्स अपॉइंट कर दिया गया जो कि इस बीइंग अ एजेंट, उसको रोल दे दिया गया कि आप एक एजेंट हैं और एजेंट के तौर पे आप जो है अपना रोल प्ले करेंगे, जैसे कि हमने एजेंसी पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। उसके बाद प्राइस मीन्स अ मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। प्राइस मतलब कि कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स अ जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स और नॉट मेडली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसके हवाले से आप जो है सेल और परचेज कर रहे हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी इसके अंदर काउंट नहीं होगी। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड स्टेट ऑफ कंडीशन। क्वालिटी ऑफ गुड्स, जब कोई प्री कंडीशन दे दी जाए कि इस गुड्स को परचेज करने से पहले मैं इसकी कंडीशन देखूंगा, तो उसको हम क्वालिटी ऑफ गुड्स के अंदर कंडीशन
के अंदर हम जो है क्वालिटी ऑफ गुड्स को काउंट कर सकते हैं। किस तरीके से, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे जो है 5 केजी एप्पल चाहिए, या मैं कहता हूँ कि मुझे XYZ कोई भी बुक्स वगैरह चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं इसकी क्वालिटी चेक करके ही ये चीज़ परचेज़ करूँगा। तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है कि आप उसको कंडीशन के अंदर काउंट करते हैं या नहीं करते। उसके बाद है सेलर। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल। सेलर मीन्स कोई भी ऐसा शख्स जो एग्री टू सेल करे, यानी कि वो एग्री हो कोई भी चीज़ सेल करने के लिए, उसे सेलर कहा जाता है। अब ये सारे के सारे वो डेफिनेशंस हैं जो कि इस पूरे के पूरे एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल हैं, और आगे इन फर्दर जितने भी हम सेक्शंस पढ़ेंगे ये सारी की सारी डेफिनेशंस वहाँ पर भी बार बार रिपीट होती रहेंगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 3 जो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट 1872। ये सेक्शन नंबर 3 सिंपल ये कह रहा है कि जितने भी हमारे पास प्रोविजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं। वो किस तरीके से एप्लीकेबल हैं? अगर कोई भी ऐसी बात आती है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से रिलेटेड, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी के प्रोविजंस भी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय अ सेलर ट्रांसफर or agrees to transfer property in goods to buyer for a price. He must be contract between the part owner or another. ये कह रहा है कि जो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल है, एक तो होता है सेल कि मैं जो है एग्री करता हूँ ये चीज़ सेल करने के लिए, और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है कि मीन्स कि मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट करता हूँ कि मैं इन फ्यूचर आफ्टर फ्यू डेज ये चीज़ आपको सेल करूँगा। आइदर वो चीज़, आइदर वो प्रॉपर्टी, आइदर वो गुड्स मेरे पास अवेल हैं या नहीं है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। अब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल किस तरीके से कि मैं कोई भी प्री कंडीशन रख दूं कि ये मैं आपके साथ सेल परचेज तभी करूँगा जब आप मुझे गुड्स की क्वालिटी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दिखाएं। अगर आप नहीं दिखाते तो मैं वो गुड्स जो है आपसे परचेज नहीं करूँगा। अब इस किस्म की कोई भी मैं आपके साथ कंडीशन रखता हूँ तो वो कंडीशनल हो जाता है। एब्सोल्यूट जहाँ पर कोई भी किसी किस्म की मैं कंडीशन नहीं रखूँ। तो आज हमने सिंपली देखा सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 4 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फर्दर हम इसके जितने भी रिलेवेंट प्रोविजंस हैं 66 इसके सेक्शन 64 टू 66 इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज ये सारे के सारे सेक्शंस जो है हम कवर कर जाएंगे। थैंक यू।